होती रही है और हो रही है। बाहर से आकर हिंदुस्तान में बस जाने वाले जो मुसलमान से थे वो 70-80 हजार जो है शुद्ध शब्द हिंदी के मुहावरे, हिंदी की कहावतें और टुकड़े अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपना लिए थे और उसके व्याकरण को भी अपना लिया था। ऐसे हिंदुओं ने भी अपने बोलचाल में फारसी के और अरबिक के तमाम सारे शब्दों को अपना लिया था और जो शताब्दियों के मेल जोल से एक भाषा हमारे सामने आई थी और इसी मिली जुली भाषा का नाम बाद में उर्दू हो गया। अब और साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि इस पर बहुत सारी बातचीत न जाने कब से होती रही है और हो रही है। तो उर्दू और हिंदी का जब मुद्दा आता है तो इस पर बात करते हुए थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति जो होगा वो असहज होता है। यानी हम ये कहें कि ये तलवार की धार पे धावनो है या एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, उस लिहाज से हम लोग बात करें। लेकिन ये इतना जीवंत विषय है कि इसके तमाम सारे सवालों से टकराते रहना भी अपने आप में एक बड़ा रोमांचकारी होता है। और जब हम इससे टकराते हैं तो एक नई नई चीज निकल कर आती है, यानी कि नयो नयो लागत जो जो निहारिए। इस नाते ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। बातचीत के दो हमारे पक्ष होंगे, एक तरह से दो भाग आप कह सकते हैं कि उर्दू के आरंभ से जो इसका विकास होता है वो, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद का जो परिदृश्य बनता है, तो दो हिस्से हो गए, फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले और उसके बाद। एक तरह से ये कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज डिमार्केशन लाइन है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इस बात को देखें, एक दो कोटेशन से अपनी बात मैं अगर शुरू करूं तो उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिनका नाम है एहतेशाम हुसैन। एहतेशाम हुसैन साहब का एक कोट है कि लिसानियात के नुक्ते नज़र से हिंदी उर्दू को दो जुबानें कहना सही नहीं है और किसी भी आलिम लिसानियात ने यह ख्याल जाहिर नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ, एक और है सहल बुखारी का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि उर्दू और हिंदी का दो अदब है, ये तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उर्दू और हिंदी दो जुबानें हैं, ये बात किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब उर्दू का आरंभ हुआ हिंदुस्तान में तो उसका जो स्वरूप था वो एक मिला जुला, उसका एक तो नाम नहीं था उसका उर्दू, ये बड़ी बात है कि नाम नहीं था। और ये नाम कहा तो यह जाता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भी इसका नाम उर्दू नहीं था। इसका नाम जो था वो हिंदी था। कुछ लोग कहेंगे हिंदी नहीं, हिंदवी था। हिंदी कह लें, हिंदवी कह लें, हिंदी भी था, हिंदवी भी था। और जिसे हम आज हिंदी कह रहे हैं इसका नाम भाषा था। कबीर ने कहा है ना कि संस्कृत खारी कूप जल, भाषा बहता नीर। तो भाषा जो है, यानी कि जिसे हम आज हिंदी कह रहे हैं, उसका उस समय नाम भाषा था, और जिसे हम आज उर्दू कह रहे हैं उसका नाम
हिंदी था। प्राचीन से प्राचीन अगर साक्ष्य देखे जाएं, एक और बात कि मैं अपनी बात बिना किसी प्रमाण के नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो शोधपरक होते हैं और उनमें हमेशा प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों और आलेखों और व्याख्यानों के हवाले से अगर कहूँ तो जिसे हम आज उर्दू कहते हैं उसका सर्वाधिक जो प्राचीन नाम है वो हिंदी मिलता है और हिंदवी मिलता है। इसका अगर हम वो देखें उदाहरण तो एक रचना है खालिद बारी जिसे खुसरू की रचना कहा जाता है। यद्यप हो सकता है कि लोगों को विवाद भी हो इसमें कि, लेकिन फिर भी खुसरू की रचना है खालिद बारी। तो कुछ विद्वानों ने उसमें गणना कर डाली है तो देखा कि 55 बार तो हिंदवी शब्द आया है और 12 बार हिंदी शब्द आया है। और खुसरू जिस तरह की भाषा लिख रहे होते हैं वो भाषा हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इसलिए जब फिराक गोरखपुरी ये कहते हैं कि पुरानी से पुरानी हिंदी कविता देख लीजिए या हिंदुस्तानी कविता देख लीजिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये है कि फारसी लिपि में लिखी हुई वो हिंदी कविता है। और वो हिंदी कविता ऐसी कविता है जो सभी की समझ में आती है, मिली जुली भाषा से लिखी गई वो कविता है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अगर हम भाषा विज्ञान के नजरिए से देखें तो बोलचाल के स्तर पर हिंदी में कोई अंतर नहीं है उर्दू और हिंदी को मिला दें तो। भाषा के रूप में दोनों का डिक्शन, दोनों की वाक्य संरचना, दोनों की क्रिया, दोनों के कारक एक हैं बिल्कुल, इसमें कहीं भाषा वैज्ञानिक दो मत नहीं है। और जो लगभग सभी हिंदी के ही अध्येता हैं जुड़े हुए हमारे साथ, तो जिस तरह से हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से होता है, या उससे पहले अगर शौरसेनी प्राकृत कहेंगे, बाद में अपभ्रंश है उसका रूप, तो उसी भाषा परिवार की ये उर्दू, हिंदी, मराठी और इनका स्रोत प्राकृत है। हिंदी चूंकि एक वचन नहीं हम मानते, हिंदी को बहुवचनी कहा जाता है। अगर किसी से पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो विद्यार्थी झट से कह देते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। लेकिन इसका उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश नहीं होगा, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हुई है। लेकिन जो अर्धमागधी, मागधी और फिर शौरसेनी, तो मागधी में वो जो बिहारी भाषाएं हिंदी हैं, बिहारी हिंदी, अर्धमागधी में बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, और पश्चिमी में शौरसेनी अपभ्रंश में बाकी चीजें आ गई हैं, बुंदेली, बांगरू और ब्रज। तो अगर हम उर्दू को देखें तो उर्दू जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से अपना एक तरह से वो ज्यादा संबंध जोड़ती है और उसी से निकली है। और भी तमाम, इसीलिए बहुत सारे लोग भ्रम से कह देते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, जैसा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार है वो इसका खड़ी बोली है। अब आप देखें, खड़ी बोली वो आधार है जो खुसरो की कविता से लेकर और कबीर की कविता तक मिलता है, वही उसका आधार है। और इसको कई सारे लोगों ने इसकी निशानदेही की है कि जो खुसरो से लेकर और कबीर तक की खड़ी बोली दिखाई देती है वही इसका आधार बनती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया बाद में कि धीरे 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 उसका स्वरूप इतना बदल गया कि वो बेपहचान हो गई। वो जो रूप था वो एकदम खत्म हो गया, दो अलग अलग चेहरे दिखाई देने लग गए। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम अपनी बातचीत का जो संदर्भ है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जो है एक बहुसंस्कृतीय
समाज है, अनेक संस्कृतियां हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि बाहर से बहुत सारे लोग आते गए और यहां बसते गए, बहुत से आते गए और आके चले गए, बहुत लोग आए यहीं की सरजमी में रुक गए, और उनके आदान प्रदान से एक जो सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ, वह भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप हमारे सामने, विशाल स्वरूप सामने आता है। अब देखें तो पर्शियन आए, आरंभ में सबसे पहले पर्शियन आए, फिर यवन आए, हूर आए, पहलव आए, यूची आए, शक आए, कुषाण आए, अरब ईरान आए, मंगोल आए, तुर्क आए, मुगल आए, उसके बाद डच, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए और लास्ट में अंग्रेज आए। तो ये लोग आते गए, कुछ लोग आते गए और आकर यहां की समृद्धि को देखकर और कुछ उसमें से लेकर चले गए, और कुछ यहां की सरजमीन पर बस गए। फिराक का एक बहुत अच्छा शेर है कि सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो हिंदुस्तान एक बहुसंस्कृति वाला देश बन गया। जाहिर सी बात है, जब दूर दूर की संस्कृति के लोग यहां आए होंगे और यहां के जो मूल निवासी रहे होंगे, चाहे वो द्रविड़ हो, चाहे वो आर्य हो, कहते तो हैं कि आर्य भी बाहर से आए थे, लेकिन इसमें मतभेद हो सकता है। तो आर्य हैं, यहां की द्रविड़ जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, और बाहर से आने वाले लोग हैं। स्वभावतः जो व्यक्ति जहां बाहर से आता है तो अपने साथ पूरी भाषा और संस्कृति लेकर आता है। तो निसंदेह हिंदुस्तान में जब सुल्तान आए मुगलों से पहले, तो उनके साथ फारसी जैसी भाषा आई, और फारसी के बहुत सारे, फिराक गोरखपुरी ने अपनी किताब उर्दू भाषा और साहित्य में बहुत सारे शब्दों की एक पूरी फहरिस्त दी है कि जो आम बोल चाल में वो सारे शब्द घुल मिल गए थे और यहां की जो अपनाए। इसलिए मैं देख रहा था, बड़ा आश्चर्य होता है कि आप पुरानी से पुरानी जो उर्दू की किताब है, जिसे उर्दू आप कह रहे हैं, उसको उठा लीजिए और एक एक पूरा खाका बनाइए, तो उसमें सर्वाधिक जो शब्द मिलेंगे वो यहां के अपने जो हिंदी जिसे हम आज कह रहे हैं उसके शब्द मिलेंगे। और उसके बाद फारसी और अरबी के बहुत कम मिलेंगे, इवन संस्कृत के भी शब्द उसमें हैं। ये इस तरह की चीजें मैं उसकी बात कह रहा हूं। जैसे एक शेर आप देख लें कि ये जो महंत बैठे हैं दुर्गा के कुंड पर, अवतार बन के टूट कूदेंगे परियों के झुंड पर। अब ये इंशा का शेर है। या आप अगर खुसरो की बहुत सारी पंक्तियां आप ले लें तो देखें, वो भी तो पर्शियन फारसी लिपि में लिखी हुई, फारसी अरबी लिपि में लिखी हुई हिंदी कविता है। तो उसमें सारे के सारे जो प्रतीक हैं, सारे जो बिंब हैं, सारे जो कथ्य हैं, सारे जो विषय हैं, वो सब के सब अपने भारत की इसी सरजमीन के हैं। कोई भेद नहीं, कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं कोई अलगाव नहीं। स्वाभाविक रूप से बहता नीर की तरह एक भाषा चल रही थी मिली जुली, जिसको आप हिंदी कह लें, हिंदवी कह लें। बाद में वही जब सुल्तानों और आगे के सुल्तान जो हैं, ऐसे उनके ज़माने में जब वो दक्षिण में गई तो वो दखनी हो गई, कविता की भाषा में वो रेखता हो गई। दिल्ली के आसपास उसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ तो उसमें वो ज़बान दहली हो गई, दहलवी हो गई। रेखता के बाद फिर वो उसी को गुजरी भी कह दिया। और उर्दू कब हुई, ये बहुत बात की बात है। मोहम्मद हसन ने हिंदी अदब की तारीख में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भी उर्दू नाम नहीं मिलता। इसके पहले जो कुछ भी है वो हिंदी में ही समाहित है। और वो हिंदी का मतलब ये नहीं जिसे आज आप कह रहे हैं। हिंदी का मतलब हिंदुस्तान की भाषा, जैसे चीनी, पंजाबी,
जापानी, रूसी, वैसे हिंदी। और हिंदवी का मतलब जो हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान के लोग जो बोलते हैं। तो कोई उसमें नाम में कोई फर्क नहीं था, आप जिसे कुछ भी कह लें। फिराक का एक बहुत अच्छा कोट है जिसे जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा, आप देखें। वो कह रहे हैं कि बाहर से आकर हिंदुस्तान में बस जाने वाले जो मुसलमान से थे, वो 70-80 हजार जो है शुद्ध शब्द हिंदी के, मुहावरे, हिंदी की कहावतें और टुकड़े अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपना लिए थे और उसके व्याकरण को भी अपना लिया था। ऐसे हिंदुओं ने भी अपने बोलचाल में फारसी के और अरबिक के तमाम सारे शब्दों को अपना लिया था और जो शताब्दियों के मेल जोल से एक भाषा हमारे सामने आई थी, और इसी मिली जुली भाषा का नाम बाद में उर्दू हो गया। अब जब मैंने कहा कि खुसरो की खड़ी बोली, तो निश्चित रूप से उसका आधार खड़ी बोली था और अब आराम से उसको सब लोग समझ रहे थे, बोल रहे थे और एक भाषा स्वभावतः विकसित हो रही थी कि यहाँ की संस्कृति में, और उसके बोलने वाले सभी थे, उसमें कोई जातीय भेद तो था ही नहीं। अब ऐसा क्या हुआ कि हिंदी और उर्दू में धीरे 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 एक अलगाव की स्थिति हो गई और 19वीं शताब्दी में आकर एक वो इतने बड़े लिसानी झगड़े का कारण बन गई। भाषा विज्ञान के आधार पर अगर हम कहें तो दो जुबानें नहीं होते हुए भी, अभी एक बहुत अच्छी किताब मैंने देखी थी, अमेरिका में एक बहुत बड़े विद्वान है, वैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो थे, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन। उनकी किताब आई थी 2005 में कि एक जुबान, दो लिखावट और दो अदब। जुबान एक ही है, जुबान के स्तर पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि अदब के स्तर पर वो अंतर दिखाई देता है और वो दो अदब हैं, दो साहित्य है उनका, दोनों का अपना अलग अलग साहित्य हुआ। अब ये कैसे हुआ? यही है जुबान की सियासत, जो एक वर्षों के मेल जोल से जो एक जुबान बनी थी, जो लोग मिलकर बोल रहे थे, जो हमारी विरासत है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब के रूप में आज भी याद करते हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया कि वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई? शमशेर बहादुर सिंह ने कहीं लिखा है कि ये तो मैं मानता हूं कि उर्दू और हिंदी खड़ी बोली की ही दो शाखाएं हैं, मगर इसको दोनों को एक नहीं रहने दिया गया। अब वो कैसे हुआ, ये एक बड़ा विवेचन का विषय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी ऐसा कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, उर्दू में भी, हिंदी में भी। और इस मुद्दे पर अगर हम देखें तो हिंदी की तरफ से बातचीत करने वाले लोगों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जिस मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस पर शिवदान सिंह चौहान ने बहुत ही तफसील से अपनी बात कही है। रामविलास शर्मा ने तो कई कई किताबें इस पर लिखी हैं। वो अलग बात है कि उनके विचार से हम लोग कितना सहमत होते हैं, कितना नहीं, लेकिन उनका अपना एक सिद्धांत है, उनकी अपनी एक मान्यता है और वो काफ़ी पुख्ता है जहाँ तक है। उसके बाद हिंदी की तरफ से बातचीत करने वालों में प्रेमचंद तो ही हैं। अब आप सोचिए, सबसे बड़ा ये प्रतीक है इस बात का कि जब प्रेमचंद ने उर्दू से हिंदी में प्रस्थान किया, वहां से छोड़कर जब उर्दू में हिंदी में आए, तो इसको एजाज हुसैन ने कहा है कि ये अदबी सानेहा है और ये उर्दू वालों को सोचना चाहिए कि प्रेमचंद के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदी में आ गए। बहुत सारे सुदर्शन हैं उर्दू से हिंदी में आ गए, अश्क उर्दू से हिंदी में आ गए, बिशम्बरनाथ शर्मा कौशिक उर्दू से हिंदी में आ गए, प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आ गए। ये उसी उपजाए हुए विवाद का एक तरह से प्रतिफलन है जो एक तरह से 20वीं शताब्दी में और आजादी के बाद तक एक बहुत बड़ा विवाद का रूप ले लेता है। अगर हम लोग खुले मन से बातचीत करें तो मैं कह रहा था कि हिंदी पर इस पर बातचीत करने वालों में शमशेर बहादुर सिंह हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, नामवर जी ने काफ़ी कुछ इस पर कहा है, हालांकि बहुत विवादास्पद भी कहा है। बासी भात में खुदा का साझा जैसा जुमला बहुत ही फेमस हुआ था। अब क्यों ऐसा उन्होंने कहा वो तो एक अलग प्रसंग होगा।
मैनेजर पांडे ने इस पर विचार किया, आलोक राय ने, अमृत राय ने। और उर्दू की तरफ से आप देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और सज्जाद ज़हीर से लेकर अगर हम ये बात शुरू करें तो कितने बड़े बड़े नाम हैं। राही मासूम रज़ा किस तरह से बात करते हैं उर्दू और हिंदी को लेकर। अली सरदार जाफरी का नाम, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन जब हम लोग JNU में पढ़ते थे, संतोष जी हैं दिख रहे हैं मुझे, तो उस समय थे मोहम्मद हसन साहब। मोहम्मद हसन को उर्दू का नाम और कहा जाता है, और उन्होंने हिंदी अदब की तारीख उर्दू में लिखी है, जिस किताब को मैं देखता रहता हूँ। बड़ा रोशन ख्याल और बहुत ही तरक्की पसंद ख्याल एहतशाम हुसैन जी ने बहुत ही जो उर्दू अदब की तनकीदी तारीख लिखी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि जहाँ साझा विरासत और साझा संस्कृति और उसका प्रतीक वह हिंदी, हिंदवी या उर्दू जिसे आप कह रहे हैं, वो कैसे एकाएक बदल जाती है और दो समुदायों में बैठ जाती है, दो समुदायों से जोड़ दी जाती है। जबकि धूमिल ने कहा था कि जो अगर कोई उनकी कविता है ना, जो सोचता है कि वो जबरदस्त गलतफहमी का शिकार है, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर किसी एक जाति का अधिकार, आदमी का, जाति का नहीं, धर्म का नहीं, आदमी का अधिकार है। यानी आदमी से, धर्म से नहीं जोड़ सकते आप, जो बोलता है भाषा उसकी है। तो जब इस तरह से चीजें आती हैं, उसी राजनीति को हमें समझना है। क्या कारण है कि दो एक साथ चलने वाली दो बहनें, उर्दू की, मराठी, उर्दू, हिंदी, बंगला, ये सब एक बहनें, संस्कृत जिससे पोषण सबको देती है, आखिर क्या कारण हुआ कि मतलब कहा कि एक ही व्यक्ति के दो चेहरे हो गए, एक दिशा में चलने लगी, दूसरी दिशा में चलने लगी। ऐसा क्या हुआ? उन्हीं पर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करें। मैंने बताया था कि यहां बहुत सारे लोग आते गए, जाते गए। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल साम्राज्य था यहां, और मुगल साम्राज्य जिसकी नींव हम समझते हैं, सब लोग इतिहास के लोग हैं, जानते हैं, बाबर ने डाली। और अकबर के साम्राज्य तक आते आते उसका चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे मुगल शासन का पतोन्मुख काल है। जहांगीर के लगभग बाद और शाहजहां के उदय के समय तक जो रीतकाल का समय हमारा आता है, वो उसको माना जाता है कि वो एक तरह से उर्दू के लिए, मुगल शासन के लिए वो पतोन्मुख विलासता का काल है धीरे धीरे। तो अकबर का एक चरम उत्कर्ष माना जाता है इस समय से, जहां फारसी को उन्होंने राजभाषा के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल यहां शासन कर रहे थे, और अगर 16वीं शताब्दी बल्कि 15वीं शताब्दी से हम अगर मुगल शासन को मान लें, 15वीं 16वीं शताब्दी जिसको मध्यकाल कहा जाता है, उसी में भक्तिकाल और रीतकाल समाहित है, तो उस समय तक इस तरह का कोई, भले ठीक है, ये तो यथार्थ है, हिंदी भारतीय इतिहास का यथार्थ है कि हिंदू और मुस्लिम दो प्रमुख जातियां इस सरजमीन पर शताब्दियों से रहते हुए आपस में मेलजोल के साथ भी, लड़ते झगड़ते हुए भी, भाई परिवार में होते हैं, झगड़ा भी होता है, ऐसी क्या बात है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, साथ रहते रहते, लड़ते झगड़ते भी, एक होते हुए भी रह रहे थे। और अंग्रेज जब आए, आप देखें, आप मुगल आए तो यहां के निवासी हो गए, अंग्रेज यहां रहने नहीं आए थे, यहां बसने नहीं आए थे, वो तो पूरी तरह से लूट करने आए थे। और हम बेचारे भारतीय चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान से अपरिचित व्यक्ति ये समझे कि हमारी मदद कर रहे हैं। बड़ा भारतीय इतिहास का एक बड़ा आश्चर्य ये पक्ष है कि अंग्रेजों ने भारतीयों से स्तुति करवाते हुए उनका शोषण किया, उनको लूटा। आप जब भारतेंदु और क्या कहते हैं वो द्विवेदी युग की कविताओं को देखेंगे, साहित्य को देखेंगे, तो अंग्रेजों की स्तुति की जाती है। सरस्वती की पत्रिका में आप देखें, बहुत सारे लेख हैं इसमें। तो ये एक आश्चर्यजनक है कि उनकी उदारता और लूट दोनों एक साथ चलती थी। भाई खून काटकर भी निकाला जा सकता है और खून सिरिंज से भी निकाला जा सकता है।
तो जो अंग्रेज था वो बहुत ही वैज्ञानिक चेहरा था, उसने सिरिंज से खून निकाला और हम बेचारे भारतीय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपरिचित ये समझे कि खून निकाला नहीं, खून डाला जा रहा है, और हम चुपचाप अपना शोषण करवाते रहे और वो हमें लूटते रहे। तो ये मैंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले यहां पर मुगल शासन था और भारतीय समाज में एक मिलीजुली संस्कृति पनाह पा रही थी। जो क्लासिकल जो लिटरेचर है वो अलग हैं, जो वर्नाक्युलर जुबानें हैं वो अपना अलग, और फारसी और यहाँ की जुबानों के मेल जोल से, यहाँ की भाषा और शब्दों के मेल जोल से एक बोलचाल की एक जुबान विकसित हो रही थी, जिसको बाद को उर्दू कहा गया और बाद में उसका साहित्य भी बहुत व्यापक रूप में हमारे सामने आता है। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे को कि जब अंग्रेज यहां आए, उनसे पहले यहां 3 ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो पहले से 3 ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद थी यहां पे। कौन कौन सी? एक तो पुर्तगीज वाली, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक फ्रेंच वाली, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक डच वाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तीनों थी यहां। अंग्रेज एक अपनी अलग ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिशर्स यहां आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो उन्हें सबसे पहले जो खतरा लगा वो डच से, पुर्तगीज से और फ्रेंच से। तो जब धीरे धीरे वो लोग अपना जमाने लगे पांव, तो सबसे पहले वे इनसे निपटे। वो जानते थे कि यही मुश्किल करेंगे, भारतीयों को तो हम निपट लेंगे, देख लेंगे। तो उन्होंने पहले पुर्तगीज को निपटाया, फिर उनको डच को निपटाया, फिर फ्रांसीसियों को निपटाया। और जब वो तीनों निपट गए और 1757 में जब सिराजुद्दौला को परास्त करके वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी स्थापना कर दी भारत में, 1757, सोचिए आप, 1857 से 100 साल पहले पुख्ता जम गए वो। तो अब धीरे धीरे अब ये देखने लगे कि भारतीय समाज कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं। यहां के लोगों की स्टडी वो करना शुरू की है। तो देखा कि यहां 2 जातियां हैं बहुत ही मजबूत, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, एक तरह की जुबान बोलते हैं। 2 अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृतियां और खान पान होते हुए भी वो मेल जोल का ऐसा तरीका निकाल चुके हैं कि जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और ध्यान दीजिए, मैं 1757 के बाद की बात कर रहा हूं, 1800 तो अभी आया नहीं है, फोर्ट विलियम कॉलेज बना नहीं है। 1800 से पहले 1757 से के बाद ये जो कालखंड है बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप फोर्ट विलियम कॉलेज को कहते हैं कि हिंदी और उर्दू को अलगाने का काम फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया। राही मासूम रजा जब कहते हैं खुदा हाफिज कहने का मोड़, उनकी रचना है, उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान का रेजुलेशन जो है मुस्लिम लीग की उस सभाओं में नहीं किया गया था तैयार, फोर्ट विलियम कॉलेज में तैयार किया गया था। 1947 में जो होगा उसकी भूमिका 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में बन चुकी थी। तो उनकी बात समझ में आती है कि किस तरह से पहले भाषाओं को अलगाया गया, उनके शब्दों को अलग अलग किया गया और फिर उसको जाति और समुदाय से जोड़ा गया और उसको राजनीति से हवा दिया गया। यही औपनिवेशिक शासन की बहुत ही दुर्धर्ष नीति थी। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से चालाकी से वो काम कर रहे थे अंग्रेज। छोटी मोटी उपाधियां भी बांट देते थे, सजाएं भी दे देते थे, हमेशा एक चालाकी भरा कदम भी उठाते रहते थे। ये देखते रहते थे कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो मित्रों, जो इतिहास और तारीख के जो तालिबे इल्म हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले 2-3 विद्रोह हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें एक 1763 और 65 के आसपास एक विद्रोह होता है जो बंगाल के सिपाहियों ने किया। उसके बाद एक महाल विद्रोह होता है, वो भी 1765 में के आसपास होता है। फिर उसके बाद सन्यासी विद्रोह होता है 1763 से लेकर 1773 तक, 10 वर्षों तक लगातार चलता है वो विद्रोह। फिर उसके बाद बंगाल का दूसरा विद्रोह होता है, ये वो शायद 1797 या 98 में, यानी 1800 जो हम एक डिमार्केशन लाइन कह रहे हैं उससे पहले करीब 4-5 विद्रोह हो चुका था। अंग्रेज चौकन्ना हो गए थे
और उनको ये मालूम था अगर ये हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रहेंगे तो संभव नहीं है कि यहां पर शासन निष्कंटक तो नहीं हो सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी से तो निपट चुके थे वो, अब भारतीयों से निपटना था और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। मैं बाकी बंगाल विद्रोह या महाल विद्रोह की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक विद्रोह की बात मैं करूंगा जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। यह सन्यासी विद्रोह जो 1763 से लेकर 1773 तक, याद रखिए। हां, इससे पहले एक नाम और मैं कहना चाहूंगा, विलियम जोन्स, जो जज बनकर आए थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, बड़े 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 विद्वान आदमी थे। यहां रह करके उन्होंने संस्कृत भी सीखी, फारसी भी सीखी, बहुत अच्छे विद्वान थे। ये वही विलियम जोन्स हैं जिन्होंने कालिदास के विज्ञान शाकुंतल का जो है शाकुंतला ऑफ कालिदास नाम से ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके यहां के साहित्य को विदेशों में पहुंचाने वाले जो उस तरह के पहले व्यक्ति हैं वो विलियम जोन्स हैं। ये वही विलियम जोन्स है जिन्होंने कहा था कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसका क्या अर्थ है, क्या विवेचन हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा था, मूल्यांकन किया। भाषा के रूप में उन्होंने भी उसी समय जो कुछ कहा था, ये कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई थी। जब मैं कहूंगा कि 30 हथौड़े के बाद अगर कोई दीवार टूट जाती है तो हमें यह मानना चाहिए कि वो पहले ही हथौड़े से दीवार टूटनी शुरू हो गई थी। पहला हथौड़ा जब मारा गया दीवार पे तो तभी से वो दीवार दरकने लगी थी, जिसको आइस क्रैक कहते हैं। आइस क्रैक होने लगा था और 30वें तक पहुंचते पहुंचते हुए दीवार धराशायी हो गई, हमारे सामने आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, बाद में जो उर्दू और हिंदी का इतना विवाद हुआ, एक अलगाव हुआ और एक बहुत बड़ा एक तरह से सांप्रदायिकता को भी एक तरह से हवा दी गई, उसकी जो जड़ है वो पहला जो हथौड़ा मैं कह रहा हूं वो वही है जो विद्रोह हो रहे थे। विलियम जोन्स की जो नीति है उससे पहले जो और भाषाई थोड़ी सी नीति है। इसलिए अमृत राय एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। अमृत राय की एक किताब है, वो उस किताब का नाम है हाउस डिवाइडेड। उस हाउस डिवाइडेड में वो कहते हैं, घर का बंटवारा उसको हिंदी में आप कह सकते हैं, कि जब 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ उससे बहुत पहले अंग्रेज होमवर्क कर रहे थे, लगभग 100 वर्ष पहले होमवर्क कर रहे थे, और होमवर्क करते 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 वो उसका प्रतिफलन है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज आखिरी नहीं है और न ही वो प्रथम है, वो मध्य है। वो एक तरह से प्रतिफलन है उसका जो होमवर्क उनका चल रहा था। मैं सन्यासी विद्रोह की बात कर रहा हूं। सन्यासी विद्रोह, जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें शायद बहुत समझ में आ सकती है बात ये कि उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। उसमें मजनू शाह थे, चिराग अली शाह थे, भवानी पाठक थे और भी ऐसे एक महिला भी थी उनमें। ये हिंदू और मुस्लिम, एक तरह से किसान विद्रोह था, श्रमिक विद्रोह था, लेकिन उसकी अगुवाई जो है वो सन्यासी लोग कर रहे थे, जिन्होंने आनंद मठ का अवलोकन किया है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। ये वही सन्यासी विद्रोह है जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र ने अपने आनंद मठ में किया है। सन्यासी विद्रोह का परिणाम आप जानना चाहेंगे? जब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़े तो जहां साथ लड़े वहां अंग्रेजों के छक्के छूट गए, वो पीछे उनको भागना पड़ा। वो बड़े घबरा गए, अरे ये क्या हुआ। शायद उस दौर में सन 1800 से पहले उनकी पहली पराजय थी सन्यासी विद्रोह में, जिसकी अगुवाई कर रहे थे मजनू शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी मेरा ख्याल है देवी थी कोई, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। तो उस तरह से आप देखें कि अंग्रेज परास्त हो गए। परास्त का मतलब उनको भागना पड़ा मैदान छोड़ के, और फिर वो रुक गए जब उन्होंने देखा कि ये तो इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी अगुवाई हिंदू भी कर रहे थे और मुस्लिम भी कर रहे थे। जब दोनों मिलकर लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए। अंग्रेजों ने इस पर सोचा कि अगर ये दोनों साथ साथ रहेंगे तो फिर कभी हम लोग भारत पर राज नहीं कर सकते, इसलिए इनको तोड़ना जरूरी है। और ये उसी समय हो गया था। मैं सन्यासी विद्रोह का इसलिए बहुत ज्यादा उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि शायद हिंदी उर्दू विवाद में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख नहीं किया जाता, इसलिए मैं कर रहा हूं
विलियम जोन्स का उल्लेख नहीं किया जाता है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूं। अगर मैं वही बात कहूंगा जो पहले कही जा चुकी है तो पृष्ठपेषण होगा, मैं पृष्ठपेषण नहीं करना चाहता। इसलिए उस सन्यासी विद्रोह में पहला जब उन्होंने अटैक किया तो उनको अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, दोबारा जब देखा दोबारा भी उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने तय किया करे ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसी सन्यासी विद्रोह में उन्होंने 2 धड़े बना दिए। जब 2 धड़े बना दिए, यानी मैंने कहा ना 1763 से लेकर 73 तक 10 साल का समय है, इसमें 2-2, 3-3 बार, 4 बार झड़पें हुई। पहले दूसरे में तो वो लोग कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन तीसरे चौथे में जब अंग्रेजों ने सन्यासियों को अलग अलग एक डिवाइड कर दिया तो देखा और उनको कुचल डाला, और बहुत बुरी तरह से कुचला। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से उन सन्यासियों को, उनके साथ जो लोग थे उनको मारा गया, तोपों से उड़ा दिया गया। और इसके बाद अंग्रेजों ने वे सूत्र तलाशने शुरू किए जो हिंदी और उर्दू या मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग करने का। अब ये तो तय था कि 2 धर्म के लोग थे, 2 संस्कृतियों का समागम हो रहा था, दोनों संस्कृतियों से मिले जुले शब्दों के मेल से एक बोलचाल की एक जुबान हमारे सामने हो रही थी जिसमें सब कुछ भारतीय था। अब आप ये कहें कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ये तय करना मुश्किल है कि ये हिंदी का वाक्य है कि उर्दू का वाक्य है। दोनों में एक ही चीज होता है। तो कोई कहीं दुराव नहीं, कहीं कोई मतलब इस तरह का भटकाव नहीं, वो सारी चीजें चल रही थी। देवी, हाँ बहुत अच्छा बतला दिया इस्लाम बाबू ने, देवी चौधरानी नाम था उनका सन्यासी विद्रोह में। तो अब देवी चौधरानी देखिए वो महिला थी और हिंदू समूह का विद्रोह मतलब उनका वो नेतृत्व कर रही थी। मजनू शाह और चिराग अली शाह वो मुस्लिम की तरफ से मिलकर वो लोग नेतृत्व कर रहे थे। उसी के बाद से इन्होंने धर्म पर होमवर्क करना शुरू किया। दोनों को संस्कृतियों के आधार पर कैसे तोड़ा जा सकता है, इस पर उन्होंने होमवर्क किया। और ये होमवर्क करते करते ये देखा कि अरे ये फारसी जैसे जो कुछ बोल रहे हैं शब्द मिला के तो अलग है, और जो ये हिंदी जो यहाँ की देसी जुबान है जो बोली जा रही है वहां की, ये अलग है। तो एक ये सूत्र मिला और उसकी जो परिणति है, एक फल जो कह सकते हैं, वो फोर्ट विलियम कॉलेज। अब फोर्ट विलियम कॉलेज में अब आप देख लें, जैसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ तो कहने के लिए तो यह है कि अंग्रेज अफसरों को वो सिखाने के लिए कुछ हुआ कि वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए उनको कुछ नौकर चाहिए, कुछ बहुत अच्छे लोग चाहिए। लेकिन अब उनका जो उद्देश्य था, जरा आप उसको अगर आप देखें क्या था वहां, कि भाषा व्याकरण ये सब सिखाया जाएगा। जो गिलक्राइस्ट थे वो खुद ही बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे और हिंदुस्तानी जुबानों का भी उनको बहुत काफ़ी कुछ अनुभव था, और फारसी उर्दू अरबी जानते ही थे वो, अंग्रेजी के विद्वान थे वो। अब फोर्ट विलियम कॉलेज में ये तय किया गया कि जो फारसी वाले अरबिक वाले शब्द हैं उनका एक अलग विभाग बनाया जाए जिसको हिंदुस्तानी विभाग कहा जाए। उर्दू नहीं कहा उन्होंने, ध्यान दीजिए, हिंदुस्तानी। और जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको हिंदी का विभाग कहा जाए। दोनों के प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट। अब साहब देखिए क्या काम हुआ वहां। हिंदी की तरफ से कौन कौन थे कि हमारे सब विद्यार्थी जानते हैं, बहुत सारे शोधार्थी हैं इसमें तो जानते हैं, लल्लू लाल और सदल मिश्र। और उर्दू की तरफ से आप देखिए नाम उसमें कैसे कैसे थे। उर्दू यानी जो हिंदुस्तानी, मीर अम्मन थे उसमें, बड़ा नाम है मीर अम्मन का, बागो बहार हम लोग सब जानते हैं, सुने हुए हैं। निहाल चंद लाहौरी थे उसमें, सैयद हैदर बख्श हैदरी थे, मीर शेर अली अफसोस थे, मिर्जा कासिम अली जवान थे, मीर बहादुर अली हुसैनी थे, मजहर अली बिला थे, और खलील अली थे, बेनी नारायण जहां थे। आप जरा देखें कि जो हिंदुस्तानी की तरफ से जो लिखे गए कितने नाम है, लगभग 1 दर्जन नाम है। हिंदी में कौन थे? 2 थे। बड़ा अच्छा एहतिसाम हुसैन का एक कोट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं अगर वो मुझे मिल जाता है तो। वो कहते हैं कि
फोर्ट विलियम कॉलेज में जो उर्दू और हिंदी के जो अलग अलग विभाग बनाए गए और जो उनके लेखक थे वो किसी खास मकसद से लाए गए थे, और उस मकसद में उन्होंने बहुत ही एक तरह से गंभीरता से उस पर वो सफल हुए। और जाहिर है कि वो जो उनका मकसद था वो अदबी नहीं था। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि वो अदबी नहीं था, सियासी था, और उसका वो असर दिखने लगा। अब हिंदी विभाग वालों ने क्या किया कि जितने फारसी और अरबिक के शब्द थे उसको हटाने लग गए, और जो हिंदुस्तानी वाले थे वो जितने हिंदी और जितने भी अपने यहां के शब्द थे उसको हटाने लग गए। राही मासूम रजा ने कई जगह लिखा है, वक्तव्यों में भी कहा है कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाओं को प्रोजेक्ट करते हुए के रूप में शब्दों को जो अलगाने का काम किया गया वो फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया। खुद जॉन गिलक्रिस्ट ने जो किताबें लिखी हैं व्याकरण की, भाषा की, कोश की, 17-18 किताबें, तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदुस्तानी वाला पलड़ा था वो बहुत बड़ा था, जो हिंदी वाला पलड़ा था वो थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन काम दोनों के वही थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि वो जैसे चिमटी ले करके बीन करके हिंदी में से जो फारसी और अरबिक के शब्द हैं उनको निकालना, और हिंदुस्तानी वाले हिंदी और संस्कृत निष्ठ और जो यहाँ के शब्द थे संस्कृत के तद्भव वाले शब्द ज्यादा थे उनको निकालना। मुझे एक बड़ा अच्छा इस पर एक प्रहसन याद आता है कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, एक बुजुर्ग थी और एक तरुणी थी, नई थी, और वो स्वयं प्रौढ़ थे, अधेड़ से भी ज्यादा थे। तो जब वो वृद्धा जो उनकी पत्नी थी वो उन्हें अपने जैसा दिखाना चाहती थी, तो जब वो खाली होती तो इनके जो काले वाले बाल हैं उनको नोचती हो, निकालती एक एक बाल, ताकि सफेद बाल हो जाएगा तो मेरे जैसे हो जाएंगे। जो तरुणी इनकी पत्नी थी वो जब उसे फुर्सत मिलता तो वो सफेद बाल नोच कर एक एक करके निकालती रहती थी कि इनको मैं अपने जैसा देखना चाहती हूं, काले रहने चाहिए। तो एक जो बुजुर्ग पत्नी थी वो उनके सारे काले बाल निकालने लग गई, और जो तरुणी पत्नी थी वो उनके सफेद बाल निकालने लग गई। दोनों ने क्या हस्र किया उन पति महोदय का कि उनकी दाढ़ी, मूंछ और बाल सब गायब हो गए। वो स्थिति हुई उर्दू और हिंदी की फोर्ट विलियम कॉलेज में। मैं ये मान के चलता हूं कि ये स्थिति हुई कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो हुआ वो ये हुआ, और वो जुबान जो मुश्तरका एक संस्कृति कल्चर को लेकर चल रही थी, बनी हुई थी, वो धीरे धीरे अलग अलग तकसीम होती गई। यही नहीं रुकी है, आप थोड़ा आगे चलेंगे। अब निश्चित रूप से 2 धड़े हो गए। एक हिंदुस्तानी जुबान, शमसुर रहमान फारूकी ने लिखा है कि जब अंग्रेजों को लगा कि अब हम उर्दू को बाकायदा मुस्लिम समुदाय से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में हिंदुस्तानी से ज्यादा गहरा रंग है मजहबी, तो उन्होंने हिंदुस्तानी नाम छोड़ दिया और उसको उर्दू कहना शुरू किया। और इसके पीछे जो उनका मकसद था वो यही था कि उसमें जो है थोड़ा धार्मिक रंग ज्यादा आ गया। शमसुर रहमान फारूकी ने लिखी ये बात। अब हिंदी अलग हो गई, उर्दू अलग हो गई, लेकिन अभी झगड़ा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, अभी झगड़ा कहां हुआ पता भी नहीं चला। अंग्रेज थे ना वो, तो मैंने कहा अंग्रेज पता नहीं चलने देते थे, इसीलिए हम उनकी वंदना भी कर रहे हैं और वो मजे में अपना काम कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया। अब आप देखें, यहां आकर के हमारे सामने 2 भाषाएं नजर आती हैं। हिंदी, अब हिंदी बदल गई है, वो हिंदी नहीं जो हिंदवी थी, हिंदी हो गई और उर्दू हो गई। अब अगर आप देखें उर्दू नाम, अगर हम देखें तो 1752 में मीर तकी मीर की एक किताब आती है निकातुस शुरा,
निकातुश शुरा में उन्होंने हालांकि बहुत जगह, सब जगह लगभग रेखना शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन भाषा के अर्थ में उर्दू का भी प्रयोग उन्होंने किया है। उसके बाद 1752 की बात हो गई। उसके बाद जो है 1772-73 के आसपास मुसहफी ने कहा, किस मुंह से कहें कि उर्दू हमारी है। यानी 18वीं शताब्दी के लगभग अंत तक भी उर्दू नाम इस भाषा के लिए नहीं मिलता। और जब फोर्ट विलियम कॉलेज बन जाता है तो वहां भी उर्दू नहीं कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है, और एक को जो कहे वर्नाक्युलर कहा जाता है। तो इस तरह से अलगाव जब हो जाता है और दो भाषाएं हमारे सामने प्रोजेक्ट कर दी गई, जिनमें एक हिंदुओं के लिए और दूसरी जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए। अब उर्दू और हिंदी का संबंध मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय से जुड़ जाता है। थोड़ा सा आगे चलें और आगे चलें, 19वीं शताब्दी में हम आते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद आते हैं। मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जिसका उल्लेख संभवतः उर्दू हिंदी विवाद में प्रायः नहीं किया जाता है। अब फारसी ऑफिस की भाषा है, लिपि उसकी फारसी है, उसको सीखना है, हिंदी के लोग भी सीख रहे हैं, हिंदू भी देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। कोई, चलिए लिपि की बात है, सब लोग सीख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद करिए, जो हिंदी के अध्येता हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि 1839 में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी का इतिहास आता है, जिसका सही नाम बहुत कम किताबों में दिखाई देता है। गारसा द तासी का जो इतिहास है, इस्तवार द ला लितरातुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसे ऐतिहासिक विकास क्रम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, यद्यपि वो इतिहास नहीं है, फैशन की दृष्टि से पहला होने का उसमें उसको माना जाता है, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं और केवल 72 कवि हिंदी के, बाकी सब उर्दू के। 700-800 कवियों के बीच में 72 कवि हिंदी के, बाकी जो हैं वही हिंदुस्तानी जिसे आप कह रहे हैं उर्दू। अब तक तो उर्दू हो गया है, अपने सामने उर्दू आ गई है, हिंदी आ गई है। मैं गारसा द तासी का उल्लेख क्यों कह रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? गारसा द तासी ने उस इतिहास को प्रस्तुत करते हुए उसमें कई जगह कुछ ऐसा लिखा है जो उर्दू और हिंदी विवाद को हवा देता है, जो हिंदू और मुस्लिम के विवाद को हवा देता, खुलकर हवा देता है। अब यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे यहां इतिहास का अध्ययन पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के रूप में नहीं हुआ है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी होगी, हिंदी साहित्य के इतिहासों का अध्ययन किया जाएगा, तो ये बात खुलेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों ने गारसा द तासी से कह के ऐसा इतिहास लिखवाया। आखिर उस इतिहास में क्या है? मैं कोट करता हूं, तासी एक जगह कहते हैं कि हिंदुओं की जो भाषा है हिंदी है और उनको देवनागरी अक्षरों से प्यार है। मुसलमानों की जो भाषा है वो उर्दू है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, घसीट देवनागरी की तुलना में सकिस्ता फारसी आसान है, सरल है, पढ़ना और लिखना दोनों। इसलिए इस विवाद में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मुसलमानों ने हिंदुओं का आक्रमण सहते हुए बहुदेववाद के खिलाफ एकेश्वरवाद का, जिसमें, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी को भी जोड़ लेते हैं और कहते हैं इसमें मुसलमान भी आ जाते हैं। और ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो मुसलमानों के शासन की उत्तराधिकारी है, मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि वो उनके उर्दू जुबान की रक्षा कर पाएगी। अब आप देखिए जरा, बहुदेववाद के बाद एकेश्वरवाद का संघर्ष, हिंदुओं के साथ मुसलमानों का संघर्ष, हिंदी के मुकाबले उर्दू की लिपि को बहुत अच्छा घसीट और सरल बताना, हाँ घसीट, उर्दू हिंदी को घसीट बताना देवनागरी को, और फारसी को शिकस्ता और बहुत अच्छा बताना। यहीं तक नहीं रुकते वो, तासी और आगे भी कहते हैं कि मुझे
तो ऐसा लगता है कि उनकी जो मुसलमानों की जो भाषा है उर्दू, वह पूरी तरह से उपेक्षित कर दी जाएगी और हिंदुओं की भाषा को सामने रखकर बहुत कुछ उसकी प्रगति और उसके लिए बात की जाएगी। ये ठीक स्थिति नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हिंदी उर्दू में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों एक ही जुबान की दो शाखें हैं। अब आप जरा गारसा दत्तासी की बात को जरा थोड़ा देखिए। अब ध्यान दीजिए, अभी इस विवाद में ये जो बाद वाला मुद्दा है 1857 के बाद, जंग आजादी के बाद जो बड़ा मुद्दा बनता है, वो कहीं नहीं आया है। सर सैयद अहमद खान भी अभी कहीं नहीं आए हैं। मैं 1839 की बात कर रहा हूं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद जो सारा ग्राउंड बना दिया गया, भारतेंदु कहीं नहीं आए हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहीं नहीं आए हैं। गारसा दत्तासी ने हिंदी उर्दू को, मुस्लिम हिंदुओं को बांटने का एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूं षड्यंत्र है। उस गारसा दत्तासी के इतिहास का एक बहुत मतलब एक उल्लेखनीय बात है। ये उल्लेखनीय इस दृष्टि से किसका उल्लेख किया जाना चाहिए। हिंदी उर्दू के विवाद में तासी के इस कथन को, इस इतिहास का कहीं जिक्र नहीं करते लोग। हो सकता है कुछ लोगों ने कहीं किया हो, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कहीं। बहरहाल इसका जो हिंदी वाला पोर्शन है जिसे वार्ष्णेय जी ने हिंदुस्तानी एकेडमी से छपवाया है, उसको भी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उसमें हैं। मैं कोई कहीं अलग से नहीं कह रहा हूं, सब कुछ प्रामाणिक पुस्तकों में विद्यमान है। 1839, ध्यान दीजिए डेट। अब जब एक तरह से बहुत बड़ा अलगाव का, तफात का, विभेद का एक माहौल बन गया है, उसके बाद आप एक कोट देखिए मोहम्मद हसन साहब जो हिंदी अदब की तारीख में कहते हैं, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के सियासी और तारीखी हालात ने जुबानों अदब को भी मुख्तलिफ मसलहतों और गिरोहों से मुताल्लिक करने की वबा काफी अरसे से आम कर रखी है। वबा, बीमारी। मेरा मुस्तहकिद अकीदा है कि एक मुल्क के अदब और दूसरी जुबान के अदबियात में किसी किस्म का तफाद या टकराव नहीं है। यह तफाद और टकराव तब पैदा होता है जब अदब को भी सियासी और तंग नजर मसलहतों का शिकार बना दिया जाता है। मोहम्मद हसन, हिंदी अदब की तारीख। जब सियासी मसलहतों का शिकार बना दिया जाता है अदब को, जुबान को भी, बाकी किसी जुबान में, किसी दूसरे अदब में कोई टकराव नहीं है, कोई कहीं भी कोई किसी तरह का कोई तफात नहीं है। अब गारसा दत्तासी के बहुत बाद, अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा जानकर कि गारसा दत्तासी की कई सारी किताबों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे रास मसूद साहब, उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है उसका। और ये भी बड़ी मजे की बात है, हमें जो तालिब इल्म है हमारे, खासकर एएमयू के लोग और बाहर के लोग, उनको जानना चाहिए कि गारसा दत्तासी के उस इस्तवार द का जो उर्दू अनुवाद है वो भी हमारी लाइब्रेरी में है, जिसको गारसा दत्तासी ने अपना हस्ताक्षर करके, दस्तखत करके सर सैयद साहब को जो है समर्पित किया है। वो किताब है उर्दू में, हमने देखी है वो किताब। तो एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब 1839 का मंजरेआम देखिए। अब इसके बाद जब 1857 हो जाता है और 1857 के जंग आजादी में अभी भी सब एक हैं लगभग। आप याद करिए प्याम-ए आजादी, जिसके संपादक थे वो मोहम्मद बाकर साहब, जो मौलाना महमूद हुसैन आजाद के वालिद थे और दिल्ली अखबार के वो संपादक थे। प्याम-ए आजादी नाम का जो पत्र निकाला, उसमें आप बहादुर शाह जफर की उस अपील को याद करें, उठो उठो हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों, उठो, तुम्हें अल्लाह ने जितनी भी बरकतें अता की हैं उसमें सबसे अफजल बरकत आजादी है। ये जो अपील थी, इस अपील ने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों दोनों को जागृत किया। और उस जंग आजादी में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो इसी तरह से मुश्तरका लड़ी गई थी, कहीं कोई दुराव अलगाव नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद जो नारा निकला वो सबका था, किसी एक का नहीं था। 1857 की जंग आजादी, जिसे आप कहते हैं कि कोई गदर कहता है, कोई उसे बलबा कहता है, कोई उसे विद्रोह कहता है,
लेकिन वो सिद्ध हुआ कि बाद में कि नहीं नहीं, वो तो स्वतंत्रता संघर्ष था, आज़ादी की लड़ाई थी वो। 1757 से चलते हुए 1857, 100 साल बाद। अब इसके बाद अंग्रेज चौकन्ना हो जाते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखने लग जाते हैं, और अब इनकी जो भाषाई नीति है खुलकर सामने आती है। और उस खुलकर जो सामने आती है, तब मैदान में बहुत बड़े बड़े लोग हमारे सामने आते हैं, और वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखें 1857 के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से खुलकर मुस्लिम और हिंदू, उर्दू और हिंदी जो उनको हवा दी है, तो उस हवा की आंच कहाँ तक फैली जिसका कोई उदाहरण नहीं है। दुनिया के किसी इतिहास में इस तरह का उदाहरण नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि हिंदी उर्दू जैसा जो करीब का रिश्ता है वो इतना अलग अलग हो जाएगा। अब इन अलगाव के कारण आप देखें क्या, अगर हम इन कारणों पर जाएं तो इन कारणों में एक बहुत बड़ा हमें जो दिखाई देता है वो ही दिखाई देता है कि अब हिंदी में हिंदुस्तान के प्रतीक आने लग गए, और उर्दू कविता में फारसी, ईरान और तुर्किस्तान और अरब, इनके प्रतीक। अब कहते हैं ना, जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी उर्दू दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जुबान के स्तर तो ठीक है, अदब के स्तर पर दोनों अलग हो गए हैं। जहां आरंभ में उर्दू और हिंदी में दोनों में वही सारे प्रतीक होते थे, भारतीय प्रतीक होते थे, अब देखिए एक मसला तो था लिपि का, तो लिपि का अंतर तो हो ही गया। दूसरा अंतर जो हुआ वो व्याकरण का, जहां पहले उर्दू हिंदवी का व्याकरण भी हिंदी का था, हालांकि अभी भी ये बोलने में डिक्शन वगैरह जो उसके हैं, उसका व्याकरण जो है वो फारसी का हमने अडॉप्ट कर लिया, शब्दावली बहुत ज्यादा फारसी की अडॉप्ट हमने कर ली। और जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हिंदी कविता में या हिंदवी कविता में, पुरानी जो उर्दू जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहां सारे प्रतीक भारतीय हुआ करते थे, उस फोर्ट विलियम कॉलेज की जो साजिश थी, उसके बाद से सारे के सारे उर्दू कविता के जो प्रतीक हैं वो अभारतीय हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के हवाले से अगर मैं कहूं तो वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के जमाने से खड़ी बोली में फारसी के शब्द मिलाकर उर्दू ने अपना एक तरह से स्वरूप बना लिया था और एकदम अलग कर लिया था। और जहां हिंदी अपना मकामी बोलियों पर, यानी जो स्थानीय बोलियां हैं, उनसे एक तरह से अपना वाबस्ता रही, या मतलब उससे उसका संपर्क रहा, उर्दू ने अपना संबंध पूरी तरह से फारसी साहित्य से जोड़ लिया, और उसके आदर्श भी भारतीय नहीं रहे। शुक्ल जी की इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा कि उसके आदर्श भी भारतीय नहीं रहे। जब ये कहते हैं शुक्ल जी, तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान दें। पहले भिन्नता नहीं थी, सब एक था। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद धीरे धीरे शब्द अलगाए गए, उसके बाद उसका व्याकरण अलग हुआ, और व्याकरण अलगाने के पीछे भी फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट ने जितनी किताबें लिखी हैं उर्दू व्याकरण की, आप उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे व्याकरण भी अलग हुआ, फिर शब्दावली अलग हुई। और जो कहते हैं शुक्ल जी की आदर्श भारतीय नहीं रहे, अभारतीय हो गए, उसके लिए अगर आप देखें तो जितने सारे प्रतीक हैं, सारे उपमान हैं, वो सारे के सारे फारसी, अरबिक और उस तरह के साहित्य के हो गए। अब देखें क्या हुआ, वीरता के प्रतीक रुस्तम हो गए, पक्षियों में बुलबुल, अनका और हुमा आ गई, फूलों में नरगिस आ गई, नदियों में दजला फ्रात आ गया, पहाड़ों में कोहेतूर आ गया, प्रेमियों में कैस और फरहाद आ गए, सुंदरता के प्रतीक यूसुफ बन गए, पुत्र वत्सलता के लिए हजरत याकूब का नाम आ गया, दानियों के लिए हातिम ताई बन गए, और न्यायकर्ताओं के लिए नौसेरवां आदिल का नाम आ गया। और उनकी दृष्टि जो है उर्दू अदब लिखने वालों की, वो भीम, अर्जुन, कोयल, मोर, गंगा, यमुना, हिमालय, विंध्याचल, कर्ण, विक्रम, राम, कृष्ण, बुद्ध,
इनसे हट गया। जहां ये सारे प्रतीक हिंदवी और हिंदुस्तानी में आ रहे थे पूरी तरह से उस समय में, अब ये प्रतीक यानी आदर्श अलग अलग हो गए। जहां व्याकरण हिंदी का ही था, एक तरह शब्दावली संस्कृत हिंदी की थी, अब व्याकरण जो है इल्म उरूज जो है फारसी का हमने अडॉप्ट कर लिया उर्दू के लिए। तो अब उर्दू एक अलग अदब हो गया। लिपि के स्तर पर थी, चलिए कोई खास बात नहीं थी, लिपि के स्तर पर भेद हो तो कोई नहीं मानता कि लिपि की भेद से कोई दो भाषाएं नहीं हो जाती हैं। रोमन में हिंदी लिख दिया तो वो रोमन अंग्रेजी नहीं हो गई। टीचर ने क्लास में टाइम टेबल डिस्कस किया, इसमें एक शब्द भी हिंदी का नहीं है, मगर ये हिंदी का वाक्य है। तो केवल शब्द ले लेने से वो नहीं हो जाता है, लिपि बदल देने से नहीं हो जाता है। लेकिन मैंने कहा व्याकरण, अब आप सोचिए कि जब व्याकरण का पूरा ढांचा हो गया उर्दू में, शब्दावली हो गई, लिपि तो थी ही, और जब फारसी उसमें के जो उसके जुड़ गए सारे प्रतीक, जो ईरान के या अरब के या फारसी साहित्य के सारे प्रतीक, तो आप देखिए कि उसका चेहरा जो बदल गया, इसी को कहते हैं अमृत राय कि दोनों चेहरे अलग अलग हो गए, जिनको पहचानना मुश्किल हो गया कि कभी एक ही भाषाएं थीं, और दोनों दो दिशाओं में चलने लगी। और दो दिशाओं में चलते हुए लोगों को कितना भी आप एक तरफ मोड़ने का प्रयास करें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मामला मजहबी हो गया हो, धार्मिक कट्टरता हो गई हो, यहां तक तो ठीक है कि लिपि एक ही है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, शब्द भी है, कोई बात नहीं, लेकिन मामला क्या हो गया कि हम और रकीब दोनों यकजां बहम न होंगे, हम होंगे वह न होगा, वह होगा हम न होंगे। जब यहां तक बात पहुंच जाती हो तो मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल है। और इसके बाद की जो स्थिति बनती है, जब ये दोनों आधार अलग अलग हो गए, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, अब आप सोचें जरा, फिर गोरखपुरी का एक और कोट है, जब वो ये कहते हैं कि जहां हिंदी यहां के मकामी बोलियों से और जुबानों से अपना ताल्लुक रखे रही, वहीं उर्दू में भारतीयता की जो स्थानीय सौंधी गंध है और मिट्टी की गंध है वो नहीं आ पाई, और वो आभिजात्य वर्ग के लोगों के बीच में उसका पालन पोषण हुआ। इसलिए उसी हिसाब से उसमें एक तरह से इसी को कहते हैं कि जब उर्दू जो बनी जब अपनी पूरी नफासत और नजाकत के साथ, तो इलिट क्लास की लैंग्वेज हो गई हो। और ध्यान दीजिए, हंटर आयोग के सामने जब सर सैयद साहब ने यह कहा था कि हिंदी के लिए कह दिया था उन्होंने कि बलगर है, बड़ी आलोचना होती है सर सैयद की, ध्यान दीजिए, बहुत आलोचना होती है। और बलगर कह दिया इसको, और उर्दू के लिए कहा कि इट्स ए लैंग्वेज ऑफ जेंट्री। यही बात तो फिर आप कह रहे हैं उसमें बाद में को अभिजात वर्ग की भाषा बनी, और हिंदी अपने जो है देसी भाषाओं से मिलती रही, गंवारू जिसे कहते हैं बलगर। और ये एक ऐसा जुमला है जिसके लिए सर सैयद की, आज हम लोग खुले मन से बात करें कि सर सैयद की इस बात के लिए बड़ी आलोचना होती है, लेकिन सर सैयद उर्दू हिंदी के मंजरे आम पर कब आते हैं? 1870 के आसपास। आप देखिए, जैसे मैं कहूं कि 1871 में सर सैयद ने हंटर आयोग में गवाही दी थी, उससे पहले 1868 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की गवाही हो चुकी थी। उन्होंने भी कह दिया था कि लिपि तो हिंदी ही होनी चाहिए, लिपि तो देवनागरी होनी चाहिए, मगर जो उसके शब्द वगैरह हैं वो सब उर्दू के हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिपि हिंदी होनी चाहिए। इसी के मुखालिफ वो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो सर सैयद के मित्र थे, वो भारतेंदु जो सर सैयद के मित्र थे, उनको बुलाया, उन्होंने ऑफर दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के बाद सर सैयद की गवाही होती है 1871 में, और भारतेंदु की गवाही होती है 1882 में। अब आप सोचिए, फिर चलते हैं हम लोग वहां। सर सैयद ने कहा कि इट्स ए बलगर एंड उर्दू इज द लैंग्वेज ऑफ जेंट्री। फिर चलिए आप फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में जाकर 1800 में और 1871 में बड़ा अंतर है। 71 साल बाद सर सैयद ये बात कह रहे हैं, 71 वर्ष पहले यही बात, ये ध्यान देना चाहिए तालिबे इल्म जो तारीख के जानने वाले लोग हैं या जो उर्दू हिंदी पर जो बात करते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए। ठीक यही बात फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल
गिलक्रिस्ट हैं वो कहते हैं। और क्या कहते हैं? हिंदी इज अ रस्टिक लैंग्वेज। रस्टिक, ध्यान दीजिए। और जो रस्टिक लैंग्वेज कहते हैं, रस्टिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? गंवारू, देहाती, गिरी पड़ी, बेकार, रस्टिक लैंग्वेज। यही स्टेटमेंट है जॉन गिलक्रिस्ट के। ठीक इसी का विस्तार जहां हम सर सैयद की बात में देखते हैं। और मजे की बात आप देखिए कि उसी हंटर आयोग में 1882 में जब भारतेंदु जाते हैं, वो भारतेंदु जो उर्दू में लिख रहे होते हैं रसा नाम से, वो उर्दू का मतलब बहुत नीचे स्तर तक जाकर विरोध करते हैं। उर्दू का स्यापा नाम का व्यंग्य लिखते हैं और ये कह देते हैं ये तो नाचने गाने वालियों की भाषा है। उन्हीं के एक मित्र प्रताप नारायण मिश्र, जो उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी की बात करते हुए उर्दू बीबी, और कहते हैं कि जैसे एक कोठे की जो तवायफ है उस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो उर्दू है। अब आप देखें, चाहे राजा सुप्रसाद सितारे हिंद हो, चाहे सर सैयद का वल्गर कहना हो, चाहे भारतेंदु का, जबकि भारतेंदु जैसा व्यक्ति आप सोच सकते हैं इतना रोशन ख्याल जिनको अग्रदूत कहा जाता है हिंदी कविता का, क्यों कहा ऐसा इन्होंने? अब इसको समझना पड़ेगा कि जो वो पहली ईंट जिसकी मैंने बात की थी फोर्ट विलियम कॉलेज में रखी गई और एक 30वें ईंट तक आकर टूटती हुई दिखाई देती है, तो वहां से हथौड़ा शुरू हुआ था। उसकी परिणति राजा सुप्रसाद सितारे हिंद हैं, सर सैयद हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हमें इस जो ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभी मालूम हो गया कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी झगड़े को मिटाने के लिए किसी ने क्या खूब कहा कि शाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। ख्यालात अच्छी होने चाहिए, किस भाषा में आप बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की, बात आगे बढ़ती गई। भारतेंदु के बाद तो एक तरह से पूरा मूवमेंट चला और उस मूवमेंट की जो अंतिम परिणति आप देखते हैं वो आकर 1947 में विभाजन, भारत भाषा के आधार पर विभाजन, और उस पाकिस्तान की भाषा, बड़े बड़े कठोर शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि उस पाकिस्तान की भाषा उर्दू राजभाषा बनती है जहां पे उर्दू बोलने वाले हैं ही नहीं। उर्दू पर दुनिया का कोई देश दावा नहीं कर सकता कि उसकी भाषा है हिंदुस्तान के अलावा। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा से या पंजाब से कुछ थोड़े बहुत जो लोग गए थे मुसलमान पाकिस्तान में, उनकी भाषा उर्दू थी। वहां पंजाब का पूरा जो प्रांत है वो पंजाबी बोलता है, सिंध का पूरा प्रांत जो है सिंधी बोलता है, पख्तून प्रांत पूरा पख्तों का है। इसका विवाद भी चलता है उनके यहां। तो उर्दू कौन बोलता है? उर्दू वे लोग जो हिंदुस्तान से गए थे। और आज उसी भाषा के आधार पर ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है कि जो सियासत के नाम पर और जुबान की सियासत पर बैठे हुए एक मुल्क का नाम पाकिस्तान है, पाक है। ये आप सोचिए कि तब, इसीलिए जब अब फिर मैं कोट करता हूं राही मौसम रजा को, जब वो कहते हैं कि विभाजन की जो नींव है, बुनियाद है, वो फोर्ट विलियम कॉलेज में डाली गई थी। यही है वो शर्ट का पहला गलत बटन बंद होना। पहला बटन बंद हुआ गलत, सेटिंग आगे जा तक पता चलेगा क्या हो रहा है। ये पहला बटन जो शर्ट का गलत बंद हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में, वो धीरे धीरे 1947 में हमें परिणति दिखाई देती है। और ये है भाषा का विवाद। अब आप देखें, जब ये विवाद नहीं था तो क्या था? मैंने कहा था बहुत पहले अपनी बात में, व्याख्यान में, कि ये भारत बहुलतावादी संस्कृति वाला देश है और इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक जुबान बोल रहे हैं। यही तो खूबसूरती है इसकी कि अकबर के दरबार में तानसेन होते हैं, दारा शिकोह भगवत गीता का अनुवाद करते हैं। अकबर के दरबार में खुद ही महाभारत और रामायण का तर्जुमा हिंदी में कराया जाता है। उर्दू में और फारसी में इतनी रामायणें लिखी गई हैं बेशुमार। मैं तो एक दिन देख रहा था रेखता पे 25-30 इस तरह की रामायणें, कुछ काम करना था तो मैंने देखा
तो इतना सारा कुछ साहित्य लिखा गया है। और यही जो मुश्तरका, जो मैं कहता हूं साझा संस्कृति जिसे आप कहते हैं, विरासत है, वो ये है कि हिंदी के जो सब बहुत सारे बहुत बड़े कवि वो मुसलमान हैं। कौन कौन जी देखें आप? खुसरो, अली कलंदर, मुल्ला दाऊद, बाबा फरीद, शेख मंझन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, उस्मान, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन, मुबारक मुहिब खां प्रीतम, निजामुद्दीन मदनायक, बरकतुल्ला प्रेमी, ताज बेगम, आरिफ जान, प्रेम कासिम शाह, शेख पियारा, ये मुस्लिम हिंदी के बड़े कवि माने जाते हैं। जो मैं साझा संस्कृति की बात कर रहा हूं, साझा विरासत की बात मैं कर रहा हूं, जो हमारा टॉपिक है। और उर्दू के जो बहुत बड़े कवि हैं, दयाशंकर नसीम, रतन नाथ सरसार, दत्तात्रेय कैफी, अमरनाथ साहिर, बद्रीनाथ शातिर, अमरनाथ मोहसिन, ब्रजनारायण त्रिपाठी चकबस्त लखनवी, फिराक गोरखपुरी, आनंद नारायण मुल्ला, ये उर्दू के बड़े कवि हैं। ये है हमारी मुश्तरका कल्चर, ये है हमारी साझा संस्कृति। उर्दू के सबसे बड़े कवि हिंदू, हिंदी के सबसे बड़े कवि मुसलमान, बड़ी लंबी फहरिस्त है। खुसरो को हिंदी वाले भी अपना मानते हैं, अपनी जड़ तलाशते हैं, और उर्दू वाले भी जड़ तलाशते हैं। प्रेमचंद जितने उर्दू के हैं उतने हिंदी के हैं। ये है दखनी को हम पहले हिंदी कहते थे, उसी दखनी को हम उर्दू भी कहते हैं। जब हम हिंदी कहते थे तो हिंदवी वाली हिंदी थी, आज वो दखनी उर्दू भी है। हम दोनों के स्रोत एक ही हैं, जड़ें एक हैं, तहजीब मुश्तरका है, विरासत मुश्तरका है, तो फिर झगड़ा कहां हुआ? इसलिए एक बड़े शायर हैं जिन्होंने कहते हैं कि कीजे न जमील उर्दू का श्रृंगार ईरानी तलमीहों से, और पहनेगी विदेशी गहने क्यों यह बेटी भारत माता की। इस तरह से हम लोगों ने किस तरह इसको करके और बहुत ही उसका स्वरूप हमने बिगाड़ा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि हम उर्दू को अरबी क्यों न करें, उर्दू को वो भाषा क्यों न करें, झगड़े के लिए अखबारों में मजमून तराशा क्यों न करें, आपस में अदावत कुछ भी नहीं, लेकिन एक अखाड़ा कायम है, जब इससे फलक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्यों न करें। ये तमाशा चलता रहा, अलग अलग हो गए। मैंने कहा हिंदी के सबसे बड़े कवि मुस्लिम, उर्दू के सबसे बड़े कवि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कवि हिंदू। कहां झगड़ा है, कहां भेद है? और थोड़ा विस्तार में अगर आप जाएं तो आप देखें कि कबीर को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति मराठी का नामदेव। कबीर गुरु ग्रंथ साहब में वो पद लिखते हैं जो गुरबाणी की तरह रोज पूरी दुनिया में जहां गुरुद्वारे हैं वहां बसते हैं। वो कबीर जिन्हें मुस्लिम कहा जाता है, जिन्हें हिंदू भी कहा जाता है, वो कबीर। अगर हम ये देखना चाहें हिंदू मुस्लिम का प्रतीक तो कबीर में देख सकते हैं। उस कबीर का लिखा हुआ दोहा, अल्लाह अव्वब नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये गुरुद्वारे में बसता है और पंजाबी भी नहीं जानते, सरदार भी नहीं जानते कि ये कबीर का लिखा हुआ है। वो किसी अपने पंजाबी किसी उसका जानते होंगे। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी साझा संस्कृति है कि पंजाबी के सरदार राम फिल्लौरी ओम जय जगदीश हरे जैसे आरती लिखते हैं जो हिंदी बेल्ट में बहुत श्रद्धा से गाई जाती है। ये हमारी मुश्तरका तहजीब है कि सबसे बेहतरीन जो भजन है अब तक का, मन तरपत हरि दर्शन को आज, जिसको शकील बदायूनी लिखते हैं, नौशाद उसकी संगीत देते हैं उसका, और मोहम्मद रफ़ी गाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ये है हमारी कल्चर। तो मित्रों, किस तरह से ये चीजें बनती हैं। नज़ीर अवाम के गायक हैं, कबीर अवाम के कवि हैं, मीर का बहुत ही खींच भरा एक जो है वो शेर है कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कसका खींचा, देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। ये इस्लाम को तर्क नहीं कर रहे हैं, ये उस दौर के माहौल से बहुत परेशान होकर के कहा होगा उन्होंने। तो मैंने कहा
कि सियासत किस तरह से दो भाइयों को, दो चेहरों को, दो जुबानों को, दो लोगों को बांट देती है। मेरा ही एक शेर है कि भूल कर नफरत अगर आपस में मिल जाए गले, इससे बेहतर कुछ नहीं दोनों घराने के लिए। तो किस तरह से मतलब चीजें मिल सकती हैं, हमें सियासत को समझने की जरूरत है। अगर सियासत निकाल दी जाए तो कहीं भी कोई चीज अलग नहीं है और कहीं भी कोई उसमें कठिनाई नहीं है। मित्रों, मैं अगर अपने बात के अंतिम पायदान पे अगर चलूं तो देखूं कि बाद में, आजादी के बाद भी, अब तो हो गया, ठीक है, ज्ञानचंद जैन की वो किताब भी आ गई थी, एक जुबान दो अदब, एक जुबान दो लिखावट दो अदब। बहुत कंट्रोवर्सी में रही वो किताब, आप पढ़ने लायक किताब है वो। और उसकी जो भूमिका लिखी है वो लिखा है कमाल अहमद सिद्दीकी ने, बड़े अच्छे से लिखा है उसको। और उसी में शुरू में एक पत्राचार है मोहम्मद हसन का, वो भी पढ़ने लायक है। और जो लोग हिंदी उर्दू के उस पर और ज़्यादा कुछ तफसील से जानना चाहें, उनको पद्म सिंह शर्मा की एक किताब, वो पद्म सिंह शर्मा जो द्विवेदी युगीन है, कमलेश नहीं, जिनकी किताब है हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, अच्छी किताब। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक जो साझा संस्कृति और साझा विरासत की चीज़ थी हिंदी और उर्दू, उसको किस तरह से सियासत के आधार पर बांटा गया। और जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दो बहनें हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था दोनों एक ही भाषा की दो शाखाएं हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने कहा कि एक ही जुबान है दोनों, प्रेमचंद कह रहे थे कोई भेद ही नहीं है। बहुत मजे की बात है कि जब प्रेमचंद आने लगे हिंदी में तो जमाना के जो संपादक थे दयानारायण निगम, उन्होंने कहा कि तुमको हिंदी तो आती नहीं है, तुम कैसे हिंदी में काम करोगे। तो उन्होंने कहा कि मुंशी जी बस लिपि का ही तो फर्क है, वो मैं सीख लूंगा धीरे धीरे। इसीलिए प्रेमचंद की भाषा बड़ी बहुत अच्छी भाषा मानी जाती है, उर्दू के बहुत अच्छे जानकार, और जब हिंदी में आते हैं तो लिपि का ही तो वो है। इसलिए हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर अब आप देखिए, आज़ादी के बाद भी इस पर खूब कहा गया, खूब इस पर कागज़ और कलम खपाए गए, कितनी रोशनाई वो की गई। लेकिन मेरा ये मानना है जब जब इसको एक करने का प्रयास किया गया तब तब दूरियां बढ़ती गईं। मेरा ये मानना है ज़ुबान के स्तर पर तो कोई अंतर है नहीं, लेकिन आज उर्दू एक इंडिपेंडेंट ज़ुबान है, एक इंडिपेंडेंट उसका लिटरेचर है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको एक मुकम्मल एक ज़ुबान का दर्जा प्राप्त है। लेकिन बावजूद इसके एक बात बड़ी विचारणीय है जो हमें विचार करना चाहिए, इतने अलगाव, इतना तफात, इतना उसके विभेद के बाद भी दुनिया में जहां भी हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाके देख चुका हूं वहां अपनी आंखों से, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं जानबूझकर मैं वहां गया, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन मैं समय निकालकर सिडनी यूनिवर्सिटी में गया। मैं वहां 2-3 ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां भी मैं गया। और जहां भी भारतीय भाषाओं का केंद्र है वहां पर उसको कहीं ओरिएंटल लैंग्वेज कहते हैं, ऑक्सफोर्ड में ओरिएंटल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट होता है, और अमेरिका में साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी उसको हिंदुस्तानी के रूप में ही पढ़ाते हैं। तो जहां भी पढ़ाई जाती है हिंदी, हिंदी डैश उर्दू, यानी जो हिंदी का टीचर होगा वो उर्दू भी पढ़ाएगा, जो उर्दू का टीचर होगा वो हिंदी भी पढ़ाएगा। इसलिए अमेरिका में एक कोई यहीं के पढ़े हुए हैं, एक वहाँ रहते हैं बर्कले या किस यूनिवर्सिटी में है, कि उनका पढ़ाया हुआ एक विद्यार्थी जब पाकिस्तान आया तो उसके घर वाले बोले कि बेटा बहुत अच्छी तुम उर्दू बोल रहे हो। बताते हैं उसकी नानी या उसकी कोई मौसी यहाँ इंडिया में रहती, तो यहाँ आया हो मौसी के यहाँ, तो बोला, तो यहाँ के लोगों ने कहा तुम बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। तो उसने अपने टीचर को फ़ोन किया कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। घर गया तो कहते हैं बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हो, मौसी के यहाँ गया तो कहते हैं कि बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। बोले यार इस पचड़े में मत पड़ो, तुम हिंदुस्तानी बोल रहे हो, ये कह लो। तो विदेश में आज 21वीं सदी में अगर हिंदी उर्दू आप नहीं जानते हैं तो विदेश में अध्यापक नहीं हो सकते आप। दोनों को जानना चाहिए, और मैं समझता हूं दोनों का वो जानना है, ये वही प्रयास है जो दोनों को एक तरफ लाने का।
देखिए कितनी भी सारी चीजें हों, लेकिन हम ही हैं। ये तो सच्चाई है ना कि इस सरजमीन के रहने वाले हिंदू मुसलमान दो बड़े समुदाय हैं। इसको कोई झुठला सकता है क्या? तो जो मैं एक बार बार कहता रहता हूं कि खुसरो ने जिसका प्रयास किया था अपने सूफी मतलब उसके माध्यम से, जो कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक तरह से एक चादर के एक ताना है, दूसरा बाना है, और बाकी जो मुख्तलिफ जातियां हैं वो उसके और अन्य धागे हैं, कलर। तो जो चादर बनी है हिंदुस्तान की, एक हिंदू ताना, मुस्लिम बाना और कलर बाकी लोग, तो सबको मिला दिया जाए तो जो एक तरह से जो एक मल्टी कल्चरलिज्म जो इस हिंदुस्तान का है वो उसका असली रूप है। उसमें अगर एक भी धागा बदरंग हुआ तो चादर खराब हो जाएगी, एक भी धागा टूटा तो चादर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमें इस बात को समझना होगा। हो रही हैं हिंदी उर्दू दोनों, कितना भी कुछ हो मगर साथ रह ही रही हैं। उर्दू का पूरा साहित्य हम हिंदी के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं, हिंदी के भी तर्जुमे उर्दू में किए ही जाते हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं बहुत खुशनसीब हूं इस मामले में कि नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबा आते आते, तो आते आते थोड़ा बहुत कम मात्रा में अटक के पढ़ लेता हूं। तो जब पहली बार मैंने विश्वेश्वर प्रसाद मनोहर लखनवी का तर्जुमा पढ़ा, अभिज्ञान शाकुंतल का तर्जुमा उर्दू में मुझे दिल्ली लाइब्रेरी में मिल गया था, पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ा, तो मैं आश्चर्यजनक ढंग से बहुत ही मतलब वो रह गया, दंग रह गया कि बेहतरीन तर्जुमा वो किया गया है। समय नहीं है, नहीं तो मैं सुना देता उसमें से कुछ छंद का, लेकिन ये लगता है जैसे मैं कोई मौलिक चीज पढ़ रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि सियासत अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, वो सियासत करें, हम मोहब्बत करें और दोनों मिल के रहें। दोनों भाषाएं आपस में जो एक तरह से जो उनका एक मुश्तरका जो उनकी तहजीब है उसको बनाए रखें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। और इस कल्पना के साथ फैज़ अहमद फैज़ को याद करें कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मित्रों, मेरे मन में कुछ बातें थी जिसको लेकर मैंने आपसे साझा की। बहुत सारी बातें इसमें हो सकता है कि बहुत सारे मित्र उससे इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसका कोई न कोई आधार है। एक हिंदी का शोध देता रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि शोध के कितने खतरे होते हैं। अपनी बात को उसी तरीके से मैं बिना किसी प्रमाण के नहीं कहूँगा, इन सारी बातों के प्रमाण हैं, प्रामाणिक ढंग से मैंने अपनी बात प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर इस पूरी बातचीत का अगर एक भी कोई लफ्ज या कोई एक भी ऐसा वाकया आपको प्रभावित कर सका होगा तो मैं अपनी बात को सार्थक समझूंगा। अंत में आप सभी मित्रों का धन्यवाद करते हुए वांग्मय त्रैमासिकी परिवार को और विकास प्रकाशन परिवार लखनऊ कानपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस माध्यम से जुड़ने का अवसर दिया और जो कुछ मेरे मन में उर्दू और हिंदी साझा संस्कृति, साझा विरासत को। और एक बात लास्ट में ये भी कह दूं मित्रों, मैंने बहुत तलाशा, कई सारे विद्वानों से मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई इस पर, साझा का साझी नहीं बनता है। अगर साझी संस्कृति और साझी विरासत कर दें तो वो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि साझा का मतलब होता है शेयर्ड और साझी का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे साथ साझी हूं। साझी का मतलब वो व्यक्ति जो उसमें शेयर करता है। तो ये बात भी थोड़ी सी क्लियर करनी थी। कई जगह मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। यानी साझी का मतलब है कॉमन मैन, जैसे किसी चीज में कोई साझी हो व्यक्ति, तो जो साझी है वो व्यक्ति का वाचक है और जो साझा है वो शेयर्ड, यानी कि साझा उसमें मिला हुआ, शामिल, जिसको आप मुश्तरका कहते हैं। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।